और हमारे आदरणीय शत्रुघ्न जी का भी बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ यहाँ के सदस्य हैं, क्योंकि उनको बोलना था पहले और आपने मुझे उसके बीच में से अवसर निकाल करके दिया। आज बजट को लेकर के मुझे सदन में अपनी बात रखनी थी। सबसे पहले तो जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग काम करते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के कार्यकाल का आज 8 साल पूरा हुआ है। मैं बहुत जोरदार बधाई यहाँ से देते हुए उन्हीं की प्रेरणा से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के माध्यम से 2022 और 23 का जो बजट हमारे नेता सदन श्री स्वतंत्र देव जी के माध्यम से रखा गया है, उसी के संबंध में मैं संक्षेप में यहाँ पर आप सबके बीच में बोलने के लिए आया हूँ। सबसे पहले खुशी की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। लोक कल्याणकारी बजट है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, मजदूरों के लिए समर्पित है। अर्थात उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में चतुर्दिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं पूर्ववर्ती सरकारों का जरूर इसमें संकेत रूप में कहना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो सबके साथ सबके विकास का बजट होता है, और जब हमारे विपक्ष के जो मित्र लोग हैं वह सत्ता में थे तो कुछ का साथ और कुछ का विकास करने वाला बजट रहा है। लेकिन आज जब आप बजट का मैं यहाँ पर रखूँ कि जब 2022-23 का जो बजट इस बार रखा गया है सदन के पटल पर, उसमें सभी क्षेत्रों का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। गरीब का मतलब केवल बातों तक सीमित रह जाता था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनी है और जब से हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनी है, तो सबके साथ सबके विकास की भावना से जो काम करने का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रख करके इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया है। और इस बजट के माध्यम से केवल ये नहीं कि हम लोग बजट केवल सदन में लेकर के आए हैं कि हम प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली लाने का चतुर्दिक प्रयास करेंगे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि 2017 से 2022 के बीच का जो हमारा 5 बजट रहा है, वह 5 बजट के माध्यम से जब हम 2017 में सरकार में आए थे तो सरकार में आने से पहले हमने जनता से एक वादा किया था। वादे के रूप में एक लोक कल्याण संकल्प पत्र लेकर के आए थे, और उस संकल्प पत्र की अधिकांश बातों को 5 वर्षों में पूरा करने का काम जैसे पिछली सरकार के समय किया गया, वैसे 2022 में जब हमारी सरकार बनी है तो सरकार बनने के बाद पहले ही बजट में लगभग 97 ऐसे हमारे वादे रहे हैं, जिन वादों को पूरा करने के लिए 2022 और 23 की इस बजट में प्राविधान किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यद्यपि हमको जो हम लोक कल्याण संकल्प पत्र है वो कोई 1 वर्ष के लिए नहीं है, वो 5 वर्ष के लिए, लेकिन पहले साल ही के बजट में अगर हमने 97 ऐसी योजनाओं को शामिल किया है तो हमारा स्पष्ट कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए इस बजट को इस दिशा में ले जाने का काम किया गया है। मैं अभी हमारे मित्र दीपक जी बोल रहे थे, तमाम सारी बातें मैं बड़ा ध्यान से आपकी बात सुन रहा था। आदरणीय भाई गुरुजन हैं हमारे, मैं आपकी भी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। जो हम लोग कर सकते हैं उसमें करते रहेंगे, करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हमारी सरकार का लक्ष्य क्या है? हमारी सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना है, और भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए ही जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ है।
देश भर में 40 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक, किसानों के बैंक खाते, मजदूरों के बैंक खाते खुले और उन खातों के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से किसी भी प्रकार की योजना बनती है तो उनका जो पैसा देना है वह पैसा उनको डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। मुझे याद है, मैं उस समय, मेरी आयु कम थी, राजनीति में भी नहीं था, लेकिन उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी जी। वो संसद में खड़े होकर के कहे थे कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया किसी योजना को बना करके किसी के लिए भेजते हैं तो पहुंचते 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 जिसके लिए बनाते हैं वहां 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व इस बात को समझ करके सरकार में आने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश भर में बैंक के खाते खोलने का काम किया गया और इसके कारण से इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का एक बहुत बड़ा रास्ता बना। और आज हम कह सकते हैं 100, अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजें, 100 रुपए भेजें, 1 लाख रुपए भेजें तो पूरा का पूरा पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है, उसमें कोई घिसपिट नहीं होती है। यह हमारी सरकार की एक विशेष उपलब्धि, अर्थात भ्रष्टाचार की कमर तोड़ देने का जो संकल्प लिया गया, इसके कारण बहुत सारे हमारे विपक्षी मित्र भी, तमाम सारे ऐसे जो भ्रष्टाचार करने वाले थे, वह सब बहुत नाराज भी रहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना यह हमारी सरकार का संकल्प है। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना यह हमारी सरकार का संकल्प है और उस संकल्प के क्रम में ही बहुत सारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती रही है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज भी पकड़े जा रहे हैं। जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर से हमारे विपक्ष के साथी ये लगाते हैं कि देखो ये तो फला दल वाला है इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई। दल के आधार पर नहीं, भ्रष्टाचारी कौन है इसके आधार पर कार्रवाई होती है। चुनाव के समय कोई इत्र के कारोबारी को अपना मित्र बता करके वह सब आपको चर्चा में, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बजट के संबंध में जब चर्चा कर रहा हूं तो हमारी सरकार के समय जो भी योजनाएं लेकर के आने का काम किया गया, उस काम का जमीनी स्वरूप लोगों को दिखाई देता है, लोग उसे महसूस करते हैं। मैं नहीं जानता, आप सब में से तमाम हमारे जो साथी सदस्य बैठे उनको याद होगा, 2017 से पहले कई बार हमारे मित्र लोग सब बिजली की बात करते हैं। अगर मैं बिजली की बात करूं तो मुझे याद है 2017 से पहले कितने घंटे बिजली आती थी। अधिष्ठाता महोदय, बिजली के लिए हमारे छात्र तरसते थे, किसान तरसते थे, व्यापारी तरसते थे। और मैं सुनो ऐसा नहीं बोलते, मैं जरूर मैं आपको बता रहा हूं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के हाहाकार रहता था और उस हाहाकार के कारण कोई भी आम आदमी सदस्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से से चुन करके आते हैं, आप भी आते हैं, याद कर लीजिएगा 2017 से पहले का, क्योंकि 2017 के पहले का याद नहीं करने के कारण थोड़ी असुविधा आपको हो सकती है। बिजली नहीं मिलती थी। अगर ट्रांसफार्मर किसी किसान का जल जाए, किसी गांव मोहल्ले का जल जाए, बिना चंदा लगा करके पैसा रिश्वत के रूप में चढ़ावा चढ़ाए बगैर कोई ट्रांसफार्मर लगता था क्या? लेकिन आज हमारी सरकार आने के बाद जो हमारे जो विद्युत उत्पादन के केंद्र हैं उनमें बढ़ोतरी भी की गई है। ट्रांसफार्मर अगर जल जाए तो 48 घंटे 72 घंटे के अंदर किसान को और उपभोक्ता को लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है, सीधा विभाग के लोग लेकर के आकर के लगाने का काम करते। नहीं ट्रैक्टर लिए हुए और गाड़ी लिए हुए ट्रांसफार्मर के लिए लाइन में हमारे लोगों को खड़े रहना पड़ता था। आज यही परिवर्तन है। जो परिवर्तन होता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास के पथ पर आगे जा रहा है उसका कारण क्या है? दुरुस्त कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तो कोई उत्तर प्रदेश के अंदर ना व्यापार करने के लिए आता, ना उद्योग लगाने के लिए आता। हमारी सरकार में जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमारे तमाम सब, मैं जानता हूं आप विपक्ष के हमारे सब मित्र लोग हो, बहुत दर्द होता है, क्योंकि अपराधी जहां होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अपराधी का राजनीतिक रिश्ता जिनसे होगा स्वाभाविक तौर से उनको दर्द भी होगा। तो मैं यह जरूर आज सदन में कहना चाहता हूं, यह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली
चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था को बना करके रखने वाली सरकार है। इस समय पुलिस ये नहीं है कि कोई भैंस खोजने में लगा दी जाती है, बल्कि पुलिस को अपराधियों को खोजने, पकड़ने और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए लगाया जाता है। अगर कोई कहीं पर गलती करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश ही विकास युक्त उत्तर प्रदेश की गारंटी है। इसलिए हमारी सरकार ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, गरीब आदमी, हम लोग तो उस बैकग्राउंड से, मैं तो स्वयं आने वाला हूं, तो जो गरीबी के दर्द को जानता है, और जब गरीब कल्याण की योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू होती है, उसके कारण से 1-2 लाख नहीं, करोड़ों की संख्या में जब गरीबों को गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिलता है तो उसका व्यापक परिणाम होता है। आज इस बात की मुझे तो व्यक्तिगत तौर से, जब मैं इस नाते नहीं कि मैं सरकार के अंदर एक जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहा हूं, जब एक गरीब के नाते भी सोचता हूं, एक प्रदेश के नागरिक के नाते भी सोचता हूं, कभी कल्पना करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के कच्चे मकान, पक्के मकान में, वह भी 2-4 लाख की संख्या में नहीं, 43 लाख की संख्या में प्रदेश के अंदर, गांव और शहर के अंदर गरीबों के लिए पक्के मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बना करके देने का काम किया। हम सब गांव के, इसमें से कई सदस्य हमारे साथी गांव के रहने वाले, गांव में बिजली बहुत पहले पहुंच गई, लेकिन बिजली पहुंचने के बाद जो संपन्न परिवार थे वो बिजली का कनेक्शन ले सकते थे, उनके घर में बिजली के बल्ब के नीचे बैठ करके वो सारी अपनी जरूरतों को पूरी करते थे, उनके घर के भी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अगर गरीब के बारे में कोई सोचा है तो वो डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सोचा, और सौभाग्य योजना के माध्यम से हम प्रदेश के करोड़ों घरों में बिना विद्युत कनेक्शन देने का 1 रुपए पैसा जमा कराए गरीब के घर तक भी बिजली पहुंचाने का काम किया, उनके घर में भी बिजली लगाने का काम किया। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मैं तो सार्वजनिक जीवन में बड़े लंबे समय से था, आप में से भी तमाम वरिष्ठ लोग हैं यहाँ, सब जानते होंगे। हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस का कनेक्शन है, गरीब आदमी कभी सोच सकता है कि उसके घर के अंदर गैस के कनेक्शन मिलेंगे, उसको गैस के चूल्हे पे भोजन बनाने का, नाश्ता बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन 1,47,00,000 से अधिक की संख्या में ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके घर में गैस का कनेक्शन पहुंच चुका है, और अभी इस बार के बजट में आपने सबने सुना भी होगा, पटल पे रखा गया है। हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से वादा किया था गरीबों के लिए कि हमारी सरकार आने के बाद दूसरी बार हम एक गैस का भरा हुआ सिलेंडर होली पर और एक गैस का भरा हुआ सिलेंडर दिवाली पर देने का काम करेंगे, और इस बार के बजट में हमने प्रावधान किया। गरीब के लिए सोचने के कारण से ही कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, और इस महामारी के बाद पूरे देश में तो हम बहुत भारी संख्या है, उसको तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन 2 साल से अधिक समय हो गया है, या वितरित करने का, लोगों को उपलब्ध कराने का, कोई भूखा ना रहे। ये हमारी डबल इंजन की सरकार का संकल्प है। वह बजट के अंदर भी आपने देखा होगा, और आप अपने क्षेत्रों में भी देखे होंगे, क्योंकि जब क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे कोई भी जरूरतमंद है जिनको इस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको सुविधा देने का काम किया जाता है। अभी मैं सदन बैठे बैठे सुन रहा था, इधर बहुत सारी भर्तियों को लेकर के थोड़ी चर्चा किया। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं, माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, उस समय माननीय वर्तमान के रक्षा मंत्री, उस समय के शिक्षा मंत्री थे, और शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने नकल अध्यादेश लाने का काम किया। क्या लक्ष्य था? कोई अपने ही बच्चों को, अपने प्रदेश के ही बच्चों को सताने का नहीं, उनको पढ़ा लिखा करके इस प्रकार से बनाने का था कि देश की ही नहीं, प्रदेश की ही नहीं, दुनिया की किसी परीक्षा के अंदर वह उत्तर प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ा सकने का काम करे। और बच्चों के मन में जब पढ़ने की लालसा जागृत हुई, संयोग से फिर हमारी अगली बार सरकार नहीं आई, और सरकार नहीं आने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, और उस समय उस अध्यादेश को समाप्त करके उस समय
नकल माफियाओं के गैंग को तैयार करने की शुरुआत हुई। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जितनी भी भर्तियों के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं के जितने भी पेपर हो रहे हैं, जहां पर भी लीकेज के मामले आ रहे हैं, जहां पर भी इस प्रकार की कोई शिकायत आ रही है, उन शिकायतों को जब खोजने के लिए जाते हैं तो उनमें कौन गैंग मिलते हैं, उनमें राजनीतिक दलों के साथ संपर्क रखने वाले मिलते हैं। ये तैयार कब हुए, क्यों तैयार हुए? और हम आपको माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से भू माफियाओं को, जिस प्रकार से खनन माफियाओं को, जिस प्रकार से नकल माफियाओं को, जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक वाले माफियाओं को, शराब माफियाओं को इनकी कमर तोड़ करके रख देने का काम किया गया है। वह आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो बहुत छिपे हुए हैं, जो बड़ी तैयारी में थे कि 10 फरवरी के बाद शायद उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा अवसर फिर मिलेगा, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार, वो जानती थी कि किनके हाथों में प्रदेश को सौंपने से प्रदेश का भला होगा, प्रदेशवासियों का भला होगा। इसलिए हमें प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का मौका दिया। और समाजवाद की बात अभी मैं, चूंकि इस सदन में नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री जी वो समाजवाद की व्याख्या कर रहे थे। मैं नहीं जानता हूं, अभी दूसरे सदन में हमारे वहाँ समाजवाद से जुड़ी हुई पुस्तक भेंट करने का उन्होंने अभी दूसरे सदन में कहा था, उसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन उनके समाजवाद का मतलब परिवारवाद होता है, जातिवाद होता है। लेकिन समाजवाद परिवारवाद नहीं होता है, समाजवाद जातिवाद नहीं होता है। समाजवाद सबका साथ, सबका विकास होता है। और वह नहीं कर सकते थे, और नहीं करने के कारण इस प्रकार की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती है कि अगर परंपरागत तरीके से, जैसे कांग्रेस का चरित्र है, जैसे समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जैसे और बहुत सारे देश के अंदर राजनीतिक दल उनका चरित्र है कि परंपरागत तरीके से एक ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो एक परिवार के होंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे तो एक परिवार के होंगे। लेकिन हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास का एक जो संकल्प है, मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ, सबके साथ सबके, नहीं मान सिंह जी सबके, मान सिंह जी, सब डॉक्टर मान सिंह जी, सबके साथ सबके विकास के संकल्प के साथ, या मान सिंह जी, सबके साथ सबके विकास, कृपया शांत रहे, कृपया शांत रहे। सबके साथ सबके विकास के संकल्प के साथ हमारी सरकार का यह शानदार बजट आया है। हमारी सरकार का यह भी लक्ष्य है, जो निराश्रित गौवंश है, उस पर हमारे विपक्ष के साथी कई जगह सवाल उठाते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, गौवंश के गर्दन पर कोई खंजर नहीं चला सकता है। पहले सरकार और गौवंश के तस्करों का क्या रिश्ता था, उसके कारण क्या प्रदेश के अंदर परिस्थितियां पैदा होती थी। हमने लाखों की संख्या में गौवंश के लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का काम किया है, आगे बजटीय और प्रावधान किया है। सभी क्षेत्रों में सड़कों की दृष्टि से, एक्सप्रेस वे की दृष्टि से, बिजली की उपलब्धता की दृष्टि से, बिजली की तारों को दुरुस्त करने की दृष्टि से, नगर के अंदर बिजली व्यवस्था को और सुधार करने की दृष्टि से, पीने के पानी के लिए हम में से तमाम लोग होंगे ऐसे प्रदेश के अंदर संपन्न परिवार जो अपनी स्वयं की बोरिंग करा करके जरूरत के हिसाब से पानी प्राप्त कर रहे होंगे। लेकिन तमाम गरीब परिवार ऐसे हैं, दूर दूर जा करके वो पानी, पीने का पानी लेकर के आते थे। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, हर गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का एक जो संकल्प लिया गया, हमने इस बजट में भी उसका प्रावधान किया है। और उस बजट के माध्यम से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हर गरीब हो चाहे अमीर हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, झुग्गी में, झोपड़ी में, जहां भी रहे, झुग्गी झोपड़ी का तो अब समय जा रहा है क्योंकि पक्का मकान गरीबों का बनकर के तैयार हो रहा है। तो हर व्यक्ति हर घर नल से जल पहुंचाने का काम यह करने की दिशा में हमारी सरकार ने शानदार प्रयास किया है। किसान सम्मान निधि, वो आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार की 3 किस्त में वर्ष में 6,000 रुपए उनके खाते में जाता है। और हमारी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए। मैं लंबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब लोगों से बस इतना ही, आप माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं यहाँ पर यह कहना
जरूर चाहता हूं कि फिर भी आप हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, कोई भी अच्छा सुझाव सरकार उसको जरूर ध्यान देगी और प्रदेश की भलाई के लिए जो अच्छे आप सजेशन देंगे उनको स्वीकार करेंगे और उसके लिए जो अच्छा से अच्छा कर सकते वह करने का काम करेंगे। हमारी सरकार का लोकतंत्र का सही मायने में जो ताकत है यही है कि पक्ष और विपक्ष हो। कोई हम जो व्यवस्था लेकर के आए उसमें आपका अच्छा कोई सुझाव आ सकता है, देखने लायक होगा उसको भी देखेंगे, अन्यथा हमारी सरकार का यही प्रयास है सबसे पहले गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसका, मातृशक्ति है उसका, बड़े बुजुर्ग हैं उनका, युवा शक्ति जिनके हाथ में देश का, प्रदेश का, परिवार का, सबका भविष्य होता है उनका सबका ध्यान रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं। मैं अधिष्ठाता महोदय, बातें बहुत हैं लेकिन मैं इतना ही निवेदन करके कि यह बजट अलग अलग विभागों के माध्यम से आएगा, आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। बहुत सारे हमारे नए सदस्य आए, मैं इधर सदन शुरू होने के बाद आ नहीं पाया था, जो नए चुन करके आए उनको सबको बहुत बहुत बधाई भी आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। और बहुत सारे हमारे साथी विदा हो गए, आगे भी कुछ ऐसे होंगे जो जाने वाले होंगे, लेकिन उनके सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। हम आज आप सब अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से बजट का भरपूर समर्थन करते हुए और सर्वसम्मति से बजट को पास करने की आप सबसे अपील करते हुए अपनी बारी को काम देता हूँ। धन्यवाद।